जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मेरे पीछे आप एक ट्रक देख रहे होंगे जिसे चुनावी रथ बनाया गया है। ये चुनावी रथ यूपी में जो चुनाव होने वाले हैं 2022 के विधानसभा चुनाव, उसमें बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने को लेकर ये रथ को तैयार किया गया है और बीएसपी का विजय रथ इसको नाम दिया गया है। और इसकी जो पूरी की पूरी ये डिज़ाइन है, जो इसका पूरा का पूरा काम है, वो जयप्रकाश जी ने कराया है। जयप्रकाश आपको याद होंगे, बहन कुमारी मायावती ने उन्हें बीएसपी का उपाध्यक्ष बनाया था, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। लेकिन उन्होंने जो बीएसपी ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक बीएसपी को नहीं छोड़ा है और वो अपनी कैपेसिटी से, इंडिविजुअल कैपेसिटी पे वो ये रथ तैयार कर रहे हैं। और इनका जो प्लान है कि हम पूरी यूपी में घूमेंगे, सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, संसदीय क्षेत्रों में जाएंगे और बसपा जो मिशन काशीराम है, काशीराम साहब का जो सपना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो हम आपको जयप्रकाश जी से भी मिलवाएंगे, क्या उनका आइडिया है इसके पीछे वो भी बताएंगे और ये अंदर से कैसा दिखता है, ये रथ अंदर से कैसा है, इसमें क्या सुविधाएं हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो मेरे साथ अभी जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी ने ये बसपा चुनावी रथ तैयार किया है और यूपी विधानसभा का ये चित्र आप देख रहे होंगे। इसमें फिर से 5वीं बार बहन जी को पहुंचाने का एक ख्वाब है इनका। तो जयप्रकाश जी, स्वागत है हमारे चैनल में। ये रथ जो बनाया, इसके बारे में ज़रा बताइए, क्या मिशन है आपका? धन्यवाद सर। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में एक यात्रा निकालने जा रहे हैं जिसका नाम है कांशीराम विचार यात्रा, और उसका उद्देश्य है 5वीं बार बसपा सरकार, यानी कि माननीय बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना इस यात्रा का उद्देश्य रहेगा। तो ये हमारा कार्यक्रम है जिसको हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में हम लोग इसको लेकर के जाएंगे और सभी समाज के गाँव में कॉमन प्लेस पे खड़े होकर के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर माननीय बहन जी ने 4 बार जो अपनी सरकार चलाई थी, उसकी जो उपलब्धियां थी, जो भाजपा से जो लोग परेशान हैं, उसके खिलाफ उनको हम लोग उसके बारे में बता करके और अपनी सरकार के बारे में जो काम थे उनके बारे में बता करके अपील करेंगे सभी समाज के, सभी धर्म के लोगों से कि आप लोग एक मौका फिर से बसपा को दें। तो ये हमारा उद्देश्य है। ये इस पे भी बात करेंगे आगे, क्या मिशन है और क्या तैयारियां हैं। एक बार अंदर दिखा दें क्या क्या तैयारियां हैं इसमें। तो आइए आपको अंदर भी दिखा देते हैं, इसमें कौन सी सुविधाएं हैं, क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं। अंदर भी लेके चलते हैं आपको। तो अभी हम इस बस के विजय रथ के अंदर आ चुके हैं और जयप्रकाश जी से मैं कहूँगा कि बताएं इसमें क्या क्या बनाया हुआ है आपने। ये सर, ये जो है केबिन है अंदर कंडक्टर ड्राइवर का। यहाँ पे ज्योतिबा फूले का फोटो लगाया गया है अंदर। आइए सर, ये जो है ये ड्राइवर सीट है, ये कंडक्टर सीट है। यहाँ पे हम लोग इसको बाहर निकाल देंगे। इसके बाद में ये जो है ये सीट जो है बेड के रूप में बन जाएगी। अच्छा। यानी कि कंडक्टर और ड्राइवर एक साथ सेपरेटली सो सकते हैं, जिससे कि उनको कोई सी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो ये पूरा जो केबिन है ये कंडक्टर और ड्राइवर का हम लोगों ने तैयार किया है। इसमें एसी भी रखा गया है हमने इसमें कि ड्राइवर को, कंडक्टर को किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो। ये पूरा केबिन है यहाँ से। तो आंदोलन के दौरान आराम का भी ध्यान रखा है, आरामदायक आंदोलन है। बिल्कुल, क्योंकि हमने सभी चीज़ का ध्यान रखा है, क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो परेशानियाँ झेली थीं और उस समय के लोगों ने जिन विषम परिस्थितियों में जो काम किया था, तो उसका हमने उसको उस पर हमने उन्हें अध्ययन किया कि हम लोग चाहते हैं कि साहब कांशीराम जी का जो आंदोलन है वो तब और ज़्यादा सफल माना जाएगा अगर उस प्रकार की प्रॉब्लम से फिर से उसके साथी लोगों को जो यात्रा में हैं उनको प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि हमने अपनी यात्रा के पीछे अपना एक खाने के लिए हमने एक रसोई तैयार की है, जो बोलेरो पिकअप है, उसके अंदर हमारी जो है रसोई पूरी तैयार है। उसमें जो है सुबह लोगों को नाश्ता मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा, डिनर मिलेगा। यानी कि जो लोग पहले जो भूखे रहे साहब कांशीराम के साथ, अब उनको किसी भी प्रकार से इस साहब कांशीराम की विचारधारा के साहब के साथ लोग भूखे रहे होंगे, लेकिन साहब कांशीराम जी की विचारधारा के विचार की जो यात्रा चल रही है उसमें कोई भी साथी भूखा नहीं सोएगा। तो ये हमने ध्यान रखा है। मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि नीचे ये ज़रा दिखाएं। ये रविदास जी महाराज का एक कोट है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रैदास रहे प्रसन्न। जो बेगमपुरा का जो रविदास का जो कॉन्सेप्ट था जिसमें सब लोग बराबरी से रहें, तो वो लगता है वो बहन जी के राज में पूरा हो सकता है। जी, केवल बहन जी ही इस समय वर्तमान के सिनेरियो में सबसे अच्छी जो नेता हैं, सर्व समाज की जो बात करती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा आज भी माननीय बहन जी की पीसीआई है,
उसमें भी माननीय बहन जी ने कहा कि सब समाज का हित हमारी सरकार में पहले भी रखा गया है और आगे भी रखा जाएगा। बहन जी ने और थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है, बहुत अच्छा, लोगों को भी मैसेज जा रहा है कि पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था, उसके बाद माननीय बहन जी ने कहा कि नहीं, राजा की ड्यूटी जो है सबके लिए बनती है, तो बहन जी ने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उसके बाद आगे चल के अभी कुछ दिन पहले आदरणीय बहन जी ने कहा कि सर्वजन हिताय एवं सर्वधर्म सुखाय, सब धर्म के लोग भी सुख रहें। तो ऐसा इस पे कॉन्सेप्ट भी मैं सवाल करूंगा अभी आपसे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आइए आपको और दिखाते हैं अंदर क्या है इसमें रथ में। कोई भी सवाल सर आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जब ड्राइवर केबिन से आप पीछे आते हैं दरवाज़ा खोल के, तो ये अंदर से इस तरह का नज़ारा है। यहाँ पर एक बेड लगा हुआ है, एसी है, पंखा है और भी कई एमिनिटीज़ इसमें इंतज़ाम किया गया है। ये सब बताइए जयप्रकाश जी, पूरा एकदम मतलब आरामदायक यात्रा होने वाली है आपकी? जी सर, ये जो जैसा आपने बताया अभी, ये बेड है। इसमें अगर किसी साथी को कोई तबीयत ख़राब होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ में डॉक्टर की टीम भी साथ चलेगी। जैसे धूप है, बारिश है, बहुत सी प्रॉब्लम्स है, किसी की तबीयत ख़राब होती है तो वो यहाँ पे आराम कर सकते हैं। तो ये, और यहाँ पे सारे हमने अधिकांश महापुरुषों की यहाँ पे फ़ोटो भी हमने लगाई है। बुद्ध की है, बाबा साहब हैं, मान्य बहन जी हैं, पेरियार जी हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, साहब कांशीराम जी हैं। और जिस पे आप बैठे हैं सर, इस पर ये जो है सोफ़ा कम बेड है, इसको आप बाहर निकाल देंगे तो ये बेड बन जाएगा। यानी कि और उसके बाद जब हम ऊपर जाएंगे तो उस प्रकार से जो है लगभग 7-8 लोग ऊपर सो सकते हैं, इसमें 7-8 लोग नीचे सो सकते हैं। क्योंकि जो हमने देखा था कि सोने की बड़ी दिक्कत आई थी, हमने इससे पहले भी यात्रा निकाली थी, उसमें बहुत दिक्कत आई थी। तो हम जो 15-20 लोग जो साथ रहेंगे वो इसी गाड़ी में सो भी सकते हैं, चल भी सकते हैं और इस प्रोग्राम के लिए काम भी कर सकते हैं। तो आप लोग अपना परिचय बताएं। आप जयप्रकाश जी की टीम में हैं, आप अपने बारे में बताएं सर। सबसे पहले आपके चैनल से का मैं बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा। और मेरा नाम भारत गौतम है और बहुजन समाज पार्टी के हम सब अभिन्न अंग हैं, हम काम करने वाले सभी लोग हैं। और अभी मिशन काशीराम हम लोग चला रहे हैं, एक मूवमेंट चला रहे हैं जिसमें हम बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे पूरे प्रदेश में और फिर देश में। इस रथ का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई जाए, बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इसमें आप अपना सर परिचय बताएं और मुझे बताएं कि क्या बीएसपी जो पार्टी है वो इसमें आपकी मदद कर रही है या सिर्फ अपने मिशन में खुद ही जुटे हुए हैं अकेले? मेरा नाम अमित पंत बौद्ध है और मैं गाज़ियाबाद से निर्दलीय पार्षद हूँ। अच्छा। देखिए, पार्टी की तरफ से हमें कोई भी किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। हम लोगों से चंदा लेकर, अपनी टीम से चंदा लेकर, पब्लिक से नहीं, एक बहुत बड़ी टीम हमारे पास है, हम लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करके बसपा का प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम बिल्कुल कर्मठ हैं। बहन जी को 5वीं बार यूपी विधानसभा में पहुंचाने का जो मिशन है उसी को लेके ये पूरा रथ है। आप देखेंगे एसी लगा हुआ है और बहुजन नायकों की तस्वीरें हैं, पंखा है, टीवी भी लगाया जाए प्रकाश जी। सही है, टीवी है, इसमें आप जो है समाचार देख सकते हैं, अपडेट रहेंगे जो भी चल रहा है। और ये सर आपका जो है यहाँ से जो है आपका ये वो है, यहाँ से ये साउंड सिस्टम है। तो ये इसी वैन में जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहन जी का फ़ोटो लगा हुआ है, वो जब मुख्यमंत्री रहते उस समय का ये फ़ोटो है और ये एक उनकी पहचान बन चुका है। बहन जी का फ़ोटो लगाया। बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि जयप्रकाश नाम के आदमी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आपको बीएसपी का उपाध्यक्ष बनाया फिर हटा दिया। तो बहन जी तो कह रही है कोई लेना देना नहीं है, फिर आप क्यों ये रथ लगा के और ये पैसा बहा रहे हैं और क्या मकसद है आपका? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो दौर निकल गया। शुरू में ऐसा हुआ था, कुछ लोगों ने मिसगाइड किया था आदरणीय बहन जी को, उस वजह से शुरू में वैसा हुआ था। लेकिन आज बहन जी ने कॉन्फ्रेंस की है, पूरा देश को जानकारी है कि कल कांशीराम विचार यात्रा आदरणीय बहन जी के घर से निकल रही है। तो आज अचानक से माननीय बहन जी जो हैं पीसी पे आई थी, तो लोगों को ये आभास था, कुछ लोग गैस कर रहे थे कि हो सकता है यात्रा के खिलाफ आदरणीय बहन जी कुछ ऐसा बोलेंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो माननीय बहन जी ने यात्रा के पक्ष में अपनी बात कही है। जैसे कि माननीय बहन जी ने कहा कि मेरे समाज को गुमराह करने के लिए बहुत से अलग पार्टी के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने यात्राएं निकाली, रथ निकाले और खिचड़ी भी खिलाई, तरह तरह से प्रलोभन भी दिए, लेकिन मेरा समाज टस से मस नहीं हुआ।
तो इस प्रकार से हमको ऐसा लगा कि जैसे कि माननीय बहन जी की, हालांकि ये बात को स्पष्ट नहीं करने वाली है, लेकिन पूरे देश को ऐसा लग गया है कि माननीय बहन जी का कहीं ना कहीं आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना हुआ है और हम माननीय बहन जी के आशीर्वाद के बगैर चल भी नहीं सकते, ये भी सब लोग जानते हैं। लेकिन आशीर्वाद है तो फिर अभी चुनाव आ रहे हैं, आपको पार्टी में वापस नहीं ले लेना चाहिए, मजबूत होगी पार्टी। ये माननीय बहन जी का स्टाइल है काम करने का। हो सकता है माननीय बहन जी चेक कर रही हूँ कि ये कितने दिन तक चलता है, कितना इसके अंदर सब्र है। परीक्षा ले रही हैं आप? हाँ, परीक्षा, ये बहन जी का स्टाइल है, ये परीक्षा ले रही हो सकता है माननीय बहन जी कि कितना चलता है, कहीं बिक तो नहीं जाएगा, क्योंकि समय समय पर इवेंट्स आए हैं बिकने वाले, उनसे भी पार निकल जाते हैं लोग। तो ऐसा मुझे, हम लोग को, पूरी टीम को ऐसा महसूस होता है कि ये माननीय बहन जी के द्वारा परीक्षा ली जा रही है, जिसपे हम लोग पूर्णतः बहन जी सीधा समर्थन करें ना करें, पार्टी में ले ना लें, आप लगे रहेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम बीएसपी को मूवमेंट मानते हैं, हमारी पूरी टीम इस बात को मानती है। आदरणीय बहन जी ने किताब लिखी थी बहुजन समाज और उसकी राजनीति, उसमें सबसे पहला जो उन्होंने शब्द लिखा, वो लिखा था, जो लाइन लिखी थी, उसमें कहा था कि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी से पहले एक मूवमेंट है। तो उसी किताब को हमने सबसे पहले पढ़ा था जब मैं छोटा सा था, और उसी लाइन पर हम लोग चल रहे हैं। तो माननीय बहन जी जो है, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है और हमारे ऊपर आशीर्वाद माननीय बहन जी का बना हुआ है, हमें वो मूवमेंट का ही सारी पूरी की पूरी राजनीति एक आंदोलन की। लेकिन आंदोलन खाली पेट नहीं होते, आपने खाने पीने का इंतजाम किया इसमें? हाँ, कुछ? हाँ बिल्कुल सर, इसमें हम लोगों ने एक मूवेबल रसोई बनाई है, जैसे कि ये तो इसके अंदर रसोई है, ये तो जैसे इसमें आपका जो है सर, ये आप लाइट जला सकते हैं यहाँ से आप, ये तो आपकी बस के साथ की रसोई है। इसमें नीचे फ्रिज है, ओवन है, आरओ है, इधर आपका गैस सिलेंडर रहेंगे, उधर सिंक है, तो सभी प्रकार से हमने यहाँ पे व्यवस्था करी है। आगे इसका बाथरूम भी है। लेकिन हमने देखा कि अब ये बस सिंगल नहीं चलेगी, अब ये बस सिंगल नहीं चलेगी। इस बस के साथ में लगभग उम्मीद है कि 500 से लेके 1000 लोग रोज चलेंगे इसके साथ में। तो सबका खाने पीने का तो इंतजाम? सबके खाने के लिए हमने बोलेरो पिकअप के अंदर एक मूवेबल रसोई बनाई है, जिसके अंदर भट्टी, बड़ी बड़ी बड़े बड़े भगोने, लगभग 200-400 लोगों का खाना रोज, ब्रेकफास्ट भी बनेगा, लंच भी बनेगा, और उसका जो रात का खाना भी, डिनर भी बनेगा। बहुत बढ़िया। तो कोई भूखा नहीं सोएगा फुल इसमें। तैयारी हैं। इधर हम देखें तो शाहू जी महाराज, हमारे जो राजा रहे, जिनको लोक कल्याणकारी राजा की उपाधि है, जिन्होंने अपने यहाँ सबसे पहले आरक्षण लागू किया, पेरियार साहब, दक्षिण के अंबेडकर, जिनके विचारों से आज हम हमेशा प्रेरणा लेते हैं। और सामने मैं देख रहा हूँ मान्यवर कांशीराम साहब की जो तस्वीर है, बहुत ही खूबसूरत वो तस्वीर है। उस तस्वीर के पास हम जाना चाहेंगे। तो जयप्रकाश जी इधर आइए। ये मान्यवर कांशीराम साहब की जो तस्वीर है, कांशीराम साहब कह के गए थे, कांशीराम साहब ने हमें समझाया कि जो सामने वाले लोग हैं वो हमारे दुश्मन हैं, मनुवादी हैं, है ना, और उनसे हमारा संघर्ष है। साहब ने यही सिखाया हमको। बहन जी कह रही हैं कि ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे, परशुराम की मूर्ति बनाएंगे, ये विचारधारा से समझौता लगता है थोड़ा बहुत? नहीं, देखिए, हाँ ऐसा लगता है जैसे कि आप उस स्लोगन को साहब कांशीराम जी के दोहरा रहे हैं कि जिससे संघर्ष है उससे समझौता नहीं, और जिससे समझौता है उससे संघर्ष नहीं। साथ कुछ लोग इसको लेकर के चल रहे हैं आजकल। लेकिन देखिए, हम लोग पहले भी बताते आए हैं, ये किसी भी मूवमेंट को चलाने का स्टाइल होता है। आप किसी भी देश की राजनीति, आप उसके देश के मूवमेंट के बारे में अगर आप जानेंगे, पढ़ेंगे, तो समझ में आएगा कि कोई भी मूवमेंट, जैसे कि शोषित वर्ग ने शोषक वर्ग के खिलाफ कोई भी मूवमेंट चलाया, लेकिन कुछ समय के बाद में उसके बाद में शोषक वर्ग को अपने पक्ष में लेकर के उस मूवमेंट को रिवॉल्यूशन में चेंज किया गया है। ये स्टाइल होता है किसी भी मूवमेंट को चलाने का। इसलिए मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जैसे शब्द बहुत प्रसिद्ध है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और उसका जो डायग्राम बनाया था 15% बनाम 85%। तो जब साहब कांशीराम जी 15% के बारे में बता रहे थे, तो उसमें वो ये नहीं कह रहे थे कि हमें इन लोगों को दंड देना है, उसमें उनके कोई जिक्र कहीं पर भी नहीं मिलता। उन्होंने समय समय पे कहा कि हम ब्राह्मण विरोधी नहीं हैं, हम ब्राह्मणवाद के विरोधी हैं। वाद एक अलग चीज़ होती है, व्यक्ति एक अलग चीज़ होती है। अगर आप मूवमेंट को देखेंगे, बुद्ध से लेकर के कभी भी बाबा साहब तक के मूवमेंट का अगर आप अध्ययन करेंगे, इंक्लूडिंग संत रविदास जी की आप बात करेंगे, तो बुद्ध के समय में भी ब्राह्मण समाज ने अगर बुद्ध का मूवमेंट रोका है, तो ब्राह्मण समाज ने बुद्ध का साथ भी दिया है।
आप उसमें देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कहें, हम कुछ दिन पहले की बात करें, बीच की बात करें, तो संत रविदास जी की बात करें। संत रविदास जी को बेशक उन लोगों ने विरोध किया, या संत रविदास जी ने उस व्यवस्था का विरोध किया, लेकिन संत रविदास जी को संत शिरोमणि मतलब मुनि मतलब क्या बोलते हैं उनको, संत मतलब संतों के भी संतों का भी सबसे महासंत की तरह महासंत की शिरोमणि की उपाधि भी देने वाले वाराणसी के ब्राह्मण थे। अगर आगे जाके देखा जाए तो मान्यवर जो साहब का बाबा साहब ने जो भी मूवमेंट चलाया, महाड़ तालाब के समय तो उस समय ब्राह्मण साथ खड़े थे, कालाराम मंदिर के साथ ब्राह्मण खड़े थे। तो अगर देखा जाए तो अगर ब्राह्मण ने रोकने का प्रयास किया इस मूवमेंट को, तो अच्छे ब्राह्मण लोगों ने इसको चलाने का, गति देने का भी प्रयास किया। इस पे मेरे पास एक और बहुत बढ़िया सवाल है, रथ देखेंगे और साथ में एक सवाल मैं आपसे फिर पूछूंगा। इधर हम दिखाएं तो ये इधर टॉयलेट भी बनाए हैं आपने? हाँ जी, बिल्कुल सही है। ये सर लैट्रिन बाथरूम है यहाँ पर। ये चलते हुए किसी को प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो वो वॉशरूम यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पीछे 50 गाड़ी, 100 गाड़ी, 500 गाड़ी चल रही है, हमें किसी वजह से रुकना पड़ रहा है, तो हम उसको रोक करके हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये वैन के पिछले हिस्से में एक गेट ऐसा है ये बाहर, जिससे सीधे आप एंटर कर सकते हैं। इसमें वैन के हिस्से पे भी जा सकते हैं और इन सीढ़ियों से होते हुए आप ऊपर भी जा सकते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं और ऊपर भी देखेंगे कि क्या इंतज़ाम है इसमें, किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो ये अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया गया है, लोग खड़े हो सकते हैं। तो ये जगह जगह रुक के आप भाषण देंगे, लोगों को समझाएंगे कि बसपा को वोट दो। हाँ जी सर, इसमें जो ना 4 स्पीकर लगाए गए हैं, 4 माइक वाले स्पीकर इसमें लगाए गए हैं। 2 आगे हैं, 2 साइड में हैं। जब गाड़ी आगे चलेगी यात्रा के साथ हिसाब से, तो आगे वाले बजेंगे, और जब इधर जब हम लोग खड़े हो जाएंगे, कहीं रुक जाएंगे, तो जहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे तो इस तरफ वाले स्पीकर हम लोग ऑन कर देंगे। तो ये आपका पोडियम है सर, यहाँ पर ये हमने इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी डायरी या लैपटॉप रख करके आप अपनी बात संबोधित कर सकते हैं, लोगों के बीच में अपनी जनता को आप संबोधित कर सकते हैं। रात को यहाँ पे गद्दे पड़ जाएंगे, और गद्दे पड़ने के बाद 7-8 लोग इसमें आराम से सो सकते हैं, 3-4 लोग यहाँ पे सो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, इस बस की एक इंच का हमने सदुपयोग इस्तेमाल किया। हाँ, और सबसे बड़ी बात इसमें एक खासियत और है सर, इस बस को उसी शख्सियत ने बनाया है जिसने मान्यवर साहब कांसीराम जी की बस तैयार की थी। अच्छा, तो ऐतिहासिक कनेक्शन। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। खर्चा कितना आया इसमें? ये तो सर काफ़ी खर्चा आ गया। अगर देखा जाए तो इसमें सर कितना लगभग 50 लाख के 50-55 लाख के बीच में ये पड़ी है गाड़ी। और ये सारा पैसा आप लोगों ने जुटाया है? सब हमारी टीम है, सब लोगों ने मिल करके काम किया है। तो मेरा एक सवाल इसमें ये है, आप नीचे जब कांशीराम साहब के मिशन की बात कर रहे थे और ब्राह्मणों की जब आप बता रहे थे कि किस तरह से वो आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, 2007 में जो समीकरण थे जिसमें ब्राह्मण साथ में आए और फिर चमत्कार एक तरह का हुआ और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उस समय यूपी में कोई उस तरह का विकल्प नहीं था और उस समय लोगों ने, सवर्णों ने खासकर बहन जी के साथ में जाना सही समझा। लेकिन इस समय हम देखते हैं कि जो सवर्ण समाज है, जो ब्राह्मण समाज है, वो हिंदू राष्ट्र और राम राज्य का पूरा सपना देखता है और उनके सामने योगी जैसा एक हिंदुत्व का चेहरा बना हुआ है। आपको लगता है कि वो अभी योगी और हिंदू राज, राम राज, इस सपने को छोड़कर वो बहुजन जो सत्ता है, जो बहन जी की सरकार है, उसको वो एक्सेप्ट कर पाएंगे? जी, जैसे कि ऐसा लग रहा है आपकी बातचीत से कि जैसे कि हम लोग स्पेशली ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, अगर आप मजबूरी की भी बात करें तो मजबूरी 2007 से ज़्यादा बड़ी इस समय है, क्योंकि ब्राह्मण महासभा ने अभी घोषित किया है कि इस योगी सरकार में बेशक, हालांकि इन लोगों ने 700 ब्राह्मणों की हत्या दिखाई है, लेकिन ब्राह्मण महासभा का आंकड़ा उन्होंने पब्लिश किया है कि इस सरकार में जब हमने कूद करके भाजपा की सरकार बनाई, 6000 ब्राह्मणों की हत्या इस सरकार में हुई हैं। और ब्राह्मण समाज इस बात को गले से उतरने वाली बात उनके लिए नहीं है, क्योंकि चुन के मारा जा रहा है। अगर देखा जाए, 2 लोगों के हाथ में देश दिया जा रहा है, 2 लोग खरीदने वाले हैं, अडानी और अंबानी, और बेचने वाले भी
ये मोदी और अमित शाह हैं। दो लोग देश को बेच रहे हैं और दो लोग देश को खरीद रहे हैं। ये हम दो हमारे दो का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस बात को ब्राह्मण अच्छी तरह से समझता है। क्योंकि आपने देखा होगा क्षत्रिय समाज के कंधे पे बंदूक रख करके ये चारों लोग ब्राह्मणों को मरवा रहे हैं। हम क्षत्रिय के खिलाफ भी हम लोग कोई क्षत्रिय के खिलाफ भी नहीं हैं। हम योगी जी से भी हम निवेदन करते हैं कि आप भी अपनी हिस्ट्री को उठा करके देखिए। ये संघर्ष जो है इसको आपको समझना पड़ेगा। ये चार लोग इस देश को बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं, उनसे आपको बचना होगा। इसलिए ब्राह्मण समाज के सामने अगर मजबूरी 2007 में थी, हालांकि हम मजबूरी को नहीं मानते हैं, अगर आप कह रहे हो तो इस समय जो हत्याएं इस समय भाजपा सरकार में हुई हैं, वो सपा सरकार में भी इतनी हत्याएं ब्राह्मणों की नहीं हुई थी। तो इसलिए ब्राह्मण समाज वहाँ से हट रहा है और सपा सरकार में वो जा नहीं सकता, क्योंकि गुंडागर्दी जो है वो सेम उसी प्रकार की सपा में होती है। तो इसलिए बसपा उसके लिए उसके मन की चीज़ है। इसलिए आदरणीय बहन जी ने आज भी कहा है कि ब्राह्मण समाज इसमें साथ देता सरकार बनाने में 2007 की तरह, तो हम पूर्व की तरह उसका पूरा सम्मान रखेंगे। तो कितनी सीटों का लग रहा है आंकलन? अभी आप निकलने वाले हैं मैदान में, लग रहा है कितनी सीटें? पूर्ण बहुमत की बनेगी, खिचड़ी बनेगी, क्या बनेगा? पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी और आप देखेंगे माननीय बहन जी इसकी शपथ लेंगी और इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। और जब ये रथ निकलेगा आप खुद 1 हफ्ते के अंदर अंदर देखेंगे कि चारों तरफ पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में बसपा बसपा होगी। तो बसपा बसपा होगी, ये नारा है कि 2022 का जो यूपी विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें बहन जी जो हैं वो सरकार बनाएंगी, 5वीं बार वो मुख्यमंत्री बने, विधानसभा में जाएं, ये इन लोगों की कामना है। और ये विजय रथ बसपा चुनावी विजय रथ इसका नाम दिया है। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप इस रथ के बारे में, आप बहन जी के मिशन के बारे में, पार्टी के बारे में, चुनाव के बारे में, कौन जीतेगा उस पर अपनी राय देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखें, हम उसको भी ज़रूर पढ़ेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जो लोग हैं इनकी कहानी को देखें कि पार्टी का तो अपना ऑफिशियल स्टैंड जो है सो है, लेकिन मिशन के प्रति जो समर्पण है उसके लिए अगर अपना सब कुछ न्यौछावर करके कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो उसकी पीठ ज़रूर थपथपानी चाहिए। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित कुमार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। जय भीम। जय भीम।